नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। जैसे हमारा वीडियो की स्पेशल जीएस की क्लासेस हम लोग देख रहे हैं, पहली क्लास हो गई है, दूसरी क्लास आज मैं शुरू करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हम एक क्लास में क्या रखेंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री रखेंगे, दूसरी क्लास में पॉलिटी और इकोनॉमी रखेंगे। अल्टरनेटिव आएगी, एक दिन एक क्लास आएगी, एक दिन दो सब्जेक्ट की क्लास आएगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में। देखिए सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, आप ज़रूर इसे देखें, बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, वरना बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है पेपर में। कोशिश करिए कि मेरे साथ बनिए और क्लास को पूरी देखिए, कभी भी स्किप मत करिए, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी की आज बात करेंगे, और पॉलिटी में जो मैंने टॉपिक लिया है सबसे पहले वो लिया है पंचायती राज। देखिए पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा से आपको क्या मिलेंगे, सवाल देखने को मिलेंगे। इवन अभी यूकेपीएससी के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनमें एक पेपर में 3 सवाल अकेले पंचायती राज से। ऐसा कोई पेपर नहीं होता लगभग यूके या यूकेपीएससी का जिसमें पंचायती राज से सवाल ना है। तो हम इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं वही बात करूँगा जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, और आप देखेंगे कि इससे बाहर उम्मीद रहती है कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करता है मेरे साथ पंचायती राज देखना। इसके अलावा जब मैं पॉलिटी कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे करके आ रहा हूँ मैं पीछे से, वहाँ मैं पंचायती राज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ अभी देखेंगे हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, ठीक है। तो पॉलिटी में शुरू कर रहे हैं पंचायती राज। देखिए सबसे पहली बात, पंचायती राज का मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ध्यान रखना आप लोग प्यारो। पंचायती राज का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक के शासन को क्या बोला जाता है, वो स्थानीय स्वशासन बोला जाता है। और ये पंचायती राज है तो इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे जानने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अच्छा दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि ये संविधान के अंदर भी वर्णित है, और जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर ये जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। देखिए ध्यान रखना, 3 तरीके की सूची होती है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि ये यहाँ पर पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन क्या है, वो राज्य सूची का विषय, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसे जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा एक आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तब हम लोगों ने पढ़े हैं, मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे। तो उसके अंदर राज्य को ये निर्देशित करा जाता है संविधान के माध्यम से। संविधान निर्माताओं ने इस बात को, संकल्पना को वहाँ डाला कि राज्य जो करेगा, यानी राज्य देश वो क्या करेगा, वो ग्राम स्तर पे पंचायतों की स्थापना करेगा, ठीक है। उसी को क्या कहा गया, आर्टिकल 40, यानी कि ग्राम स्तर पे पंचायतों की स्थापना, या मैं कहूँ तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। राज्य को ये निर्देशित करा गया है आर्टिकल 40 में कि वो क्या करेगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। देखिए इसमें शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज का जनक या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को, आपको ध्यान रखना है, रिपन को कहा जाता है। दूसरी बात क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिपन ने 1882 में पंचायती राज का सबसे पहले क्या रखा था, एक प्रस्ताव रखा था। इसीलिए स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे देखा जाता है, रिपन को देखा जाता है। ये सवाल भी पेपर में आ चुका है, अभी आया था पीछे ही, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में किसे देखते हैं, रिपन को देखते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा, हम आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के बाद भी हमने पंचवर्षीय योजनाएं हमने ली। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना, और मेरा सवाल आपसे ये है कि पंचवर्षीय योजना हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, जरा कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना ली गई, और इसी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री महोदय थे। इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो ध्यान रखना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहली बार किसने चलाया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने चलाया था।
दूसरी बात, ये पहली पंचवर्षीय योजना की देन है, ठीक है, या पहली लोकसभा की देन है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि ये किसने चलाया था। इसके बाद देखिए, इस चीज़ को हमने और पुख्ता करने के लिए एक समिति बनाई और उस समिति से क्या रिकमेंडेशंस आए उन्हें हमें देखना है, ठीक है। और अच्छे नोट्स बनाना अपनी कॉपी में, और ये कॉपी में ना, ये नोट्स आपको किसी भी पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं वीडियो के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग किसी भी पेपर को अगर आप देंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। इवन मैं आपसे कह रहा था कि 80% भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो 1957 में क्या करा गया, एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनी और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो बड़ी ही काबिल तारीफ थी। और इसी रिकमेंडेशन के हिसाब से ये निर्भर हो पाया कि हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर देंगे, ठीक है। पहली सिफारिश इनकी क्या थी, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो पंचायती राज की सिफारिश करी थी इन्होंने। पहली चीज़ तो आप ये ही ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का क्या मामला है कि त्रिस्तरीय का मतलब होता है कि 3 स्तर पर आपका पंचायती राज होना चाहिए, यानी कि ग्राम स्तर पे, खंड या ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर, ठीक है। 3 स्तर पर होना चाहिए। ग्राम स्तर पर जो हमारी एक समिति बनेगी, ग्राम स्तर पर जो काम करने वाली संस्था होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत भी इसे बोलते हैं, खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत। और तीसरे स्तर पर जिला स्तर पर हो जाएगा जिला पंचायत या जिला परिषद, ठीक है, जिला पंचायत या जिला परिषद। तो 3 स्तर पे बात करी थी। और यहाँ इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि आपका क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी चीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी कि यहाँ पे इस बात को देखा गया था कि क्या होना चाहिए कि जो लोकतंत्र है उसकी शक्ति एक जगह संगठित ना होकर के वो अलग अलग हिस्सों में बंटनी चाहिए। यानी कि ग्राम स्तर पर अलग काम कर पाए, क्षेत्र स्तर पर अलग काम कर पाए और जिला स्तर पर अलग काम कर पाए। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था किसने, बलवंत राय मेहता ने। और इन्हीं के रिकमेंडेशन देने के बाद से इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी 58 के आसपास, जिसे मान भी लिया गया था 58 में। लेकिन ये लागू जब हुआ पंचायती राज तो वो 2 अक्टूबर 1959 से लागू हुआ। देखिए 2 अक्टूबर से क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा से पंचायती राज की किस्में थे, पक्ष में थे। तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती थी, इसीलिए महात्मा गांधी की जयंती है ना, उस पर क्या करा गया, पंचायती राज को लागू करा गया। और इसकी जो शुरुआत हुई वो राजस्थान से करी गई। राजस्थान के एक जिला पड़ता है वहाँ पे, नागौर जिला, ठीक है। ये पेपर में आपने सवाल कई बार देखा होगा कि राजस्थान के नागौर जिले से किसकी शुरुआत हुई, पंचायती राज की शुरुआत हुई। और अभी अगर सचिवालय रक्षक का पेपर आपने देखा हो और आपने वो पेपर दिया हो तो आपने देखा था, पूछा गया था कि राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा राज्य था जिसने पंचायती राज को अपनाया था। तो 1959 में ही राजस्थान के बाद एक राज्य था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, जिसने क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। ये सवाल पेपर में आया था, हो सकता है कि आपने किया हो नहीं किया हो, लेकिन हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा था। तो 2 बातें आपको पता चल गई कि पंचायती राज की व्यवस्था जो लागू करी गई वो 2 अक्टूबर 1959 कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई। और दूसरी बात, दूसरा राज्य राजस्थान के बाद जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। यहाँ तक डन है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। देखो ये बातें जानने के बाद अब इसमें मुझे आपको जो बताना है वो आज में इसकी समितियां बतानी है। कुछ समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो समितियां मैं कवर कर दे रहा हूँ यहीं पर। देखिए वैसे तो 2 ही समितियां ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुल मिलाकर के हम 5 समितियों की चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो एक तरफ मैं समिति रखूँगा, यानी कि बलवंत राय मेहता जो सबसे पहले बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं आप लोगों को। और देखिए बलवंत राय मेहता जिसके नाम पे बनती है वही क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये अध्यक्ष थे, इसके प्रेसिडेंट थे। ये कब बनी और कब इसने रिपोर्ट दी, तो आपको साल याद रखना है, 57-58 के दौरान बनी। और इन्होंने 2 बातों को क्या कहा कि पहली चीज़ केंद्रीय विकेंद्रीकरण होना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक, ये सिफारिश हो जाएगी, ठीक है, इधर लिख लेना सिफारिश। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए ना। इन्होंने 2 सिफारिश दी बलवंत राय मेहता ने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। मेरा एक सवाल आप लोगों से यही है कि अगर आप लोग पढ़ते हैं तो मुझे बताइए कि भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि 3 स्तरीय नहीं है, 4 स्तरीय है। वो कौन सा राज्य है मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति दूसरी बनाई, इसके बाद एक और समिति बनाएगा जिसका नाम क्या था, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, देखो अशोक मेहता समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अशोक मेहता जी हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो बनाई गई थी ये इनके बाद बनाई गई, तो इसका मतलब इसका जो समय रहा था वो 1977 से 78 के दौरान रहा। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता समिति की सिफारिशें मान जाती तो बहुत सारे लोगों का सपना टूट सकता था। क्यों? क्योंकि ये ना बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश करी थी इन्होंने, एक सिफारिश करी थी इन्होंने कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसे ख़त्म कर देनी चाहिए, इसे क्या कर देना चाहिए, द्विस्तरीय कर देना चाहिए, ठीक है। द्विस्तरीय पंचायती राज लागू करना चाहिए। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है सवाल। द्विस्तरीय कर देना चाहिए, यानी कि जो ग्राम स्तर की व्यवस्था है उसे ख़त्म कर दीजिए, केवल आप किस पर रखिए, क्षेत्र पंचायतों को रखिए, यानी खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत को रखिए, और दूसरा जिला पंचायत को रखिए। तो ये रिकमेंडेशन दी थी। अगर इसे सरकार मान लेती बाई चांस तो जो प्रधान बनने का सपना आपका, हमारा या बहुत सारे लोगों का होगा, वो सपना चकनाचूर हो जाता, दिल बड़ा टूट जाता। दूसरी सिफारिश उन्होंने करी थी कि भैया एक तो चीज़ ये है कि आपको पंचायती राज को घटाना चाहिए, स्तर को घटाना चाहिए। दूसरा इनके कार्यकाल की भी बात करी गई थी कि कार्यकाल कितने साल का होना चाहिए, अभी कितने साल का होता है, 5 साल का। और कितना होना चाहिए, जो किसने कहा था, अशोक मेहता ने, वो कहा था कि वो 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। पेपर में सीधा सवाल बनाते हैं कि कौन सी समिति या किस व्यक्ति ने या किस समिति ने ये कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए, 4 वर्ष का होना चाहिए। तो 2 बातें क्लियर हो गई। इसके बाद एक और समिति बनाई गई थी, वो समिति जो योजना आयोग है उसके रिकमेंडेशन पे बनी थी, उसके प्रस्ताव पे बनी थी, डॉक्टर PV राव समिति, PV राव समिति, इसके अध्यक्ष यही हो जाएंगे। ये बनी लगभग 1985 के आसपास बनी, और इनके जो सिफारिश थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी लिखनी है। इन्होंने कहा कि आप नियमित चुनाव कराइए, आप नियमित चुनाव कराइए। इसके अलावा SC ST और महिला, इन्हें क्या दीजिए, आरक्षण दीजिए। तो 2 बातें इन्होंने सामने रखी थी कि आप SC ST और महिला को आरक्षण दीजिए और नियमित चुनाव कराइए। इसके बाद अगली समिति है LM सिंधवी समिति, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंधवी, मैं चलो पूरा लिख देता हूँ, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। ये लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जो बनी वो 86-87 के आसपास बनी, और इनकी सिफारिशें क्या थी, इनकी सिफारिशें केवल इतनी थी कि बाकी सब कुछ ठीक है, केवल इसे क्या दीजिए, संवैधानिक दर्जा दीजिए, ठीक है, संवैधानिक दर्जा। और संवैधानिक दर्जा का मतलब होता है क्या कि पंचायतों के अंदर, देखो अभी आपने देखा कि पंचायती राज हमने एक तरीके से जो लागू करा वो 1959 के आसपास से करा। संविधान पहले से बन चुका था, लागू हो चुका था, तो मूल संविधान में संकल्पना तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पंचायती राज की व्यवस्था को लेकर के कि इसे संवैधानिक दर्जे की बात हो रही थी कि आप क्या करिए, संवैधानिक दर्जा दीजिए। इसके अलावा एक समिति को और ध्यान रखनी है आपको, PK थुंगन समिति, ठीक है। PK थुंगन समिति ये बनी थी आपकी 1989 के आसपास, और इसकी भी सेम रिकमेंडेशन थी कि क्या करिए, संवैधानिक दर्जा दीजिए किसे, पंचायती राज को। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आपके पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखना कि पेपर में ये भी पूछते हैं कि किन समितियों ने क्या दिया था, संवैधानिक दर्जा देने की मांग करी गई थी पंचायतों को, तो वो आपकी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति हो जाएगी और PK थुंगन समिति हो जाएगी, ठीक है। टेबल को दिमाग में बहुत अच्छे से उतार लेना है। बलवंत राय मेहता ने क्या करा था कि शुरुआत करी थी, इसी ने रिकमेंडेशन दी थी। अगर पूछा जाएगा कि पंचायती राज शिल्पी किसे बोलते हैं, यानी कि पंचायती राज को भारत में बनाने वाला शिल्पी, शिल्पकार, वो कौन कहलाता है, वो बलवंत राय मेहता जी कहलाते हैं। तो पंचायती राज शिल्पी के रूप में किसे देखा जाता है, बलवंत राय मेहता को देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात हुई कि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। संवैधानिक दर्जा कब मिला,
किसने दिलवाया, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना, मैं एक टिप दे देता हूँ नोट करके, कि 1989 में हमारे उस समय पीएम हुआ करते थे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी ने कोशिश करी थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की, और वो इसके एवज में 64वां संविधान संशोधन लेके भी आए थे। लेकिन वो किसी तरीके से लोकसभा से तो पास करवा पाए थे इस संविधान संशोधन को, लेकिन राज्यसभा में वो नामंजूर हो गया था। ठीक है, इसके अलावा वो कब मिला, कैसे मिला, जब अगली क्लास आएगी आपकी तो तब डिस्कस करूँगा। आज इसमें इतनी बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो रहा पॉलिटी वाला पोर्शन। अब थोड़ा सा इसमें इकोनॉमी वाला पार्ट देखते हैं, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अच्छे से अपनी छोटी सी कॉपी बनाइए और उसमें बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए। अब देखिए कि आप जीएस में क्यों नहीं बेहतर करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा देखो, मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमी में यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमी में एक तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जरूर देखना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ाया मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या, कैसे, क्यों, कब क्या क्या हुआ, उसमें एक एक बात को वहाँ पर कोशिश करी गई है समझाने की। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप WTO जरूर देख लेंगे। ठीक, तो अब इकोनॉमी वाला पार्ट शुरू कर रहा हूँ मैं। इकोनॉमी में देखिए, सबसे पहली बात कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, धन के शास्त्र को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी भी देश, राज्य या क्षेत्र से जुड़ी भी हो सकती है, और हर देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो अलग अलग होती है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि चीन की जैसी है वैसी भारत की होगी, या भारत की जैसी है वैसी श्रीलंका की होगी। हर देश के परिप्रेक्ष्य में वो क्या होती है, उसकी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी अर्थ माने पैसा, व्यवस्था माने मैनेजमेंट। पैसे का मैनेजमेंट क्या कहलाता है, एक तरीके से अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए, अर्थशास्त्र की कुछ 5 पिलर हैं जिस पर वो काम करता है। पहला होता है उत्पादन, एक होता है उपभोग, एक होता है विनिमय, एक होता है वितरण, और एक होता है निवेश। तो ये 5 पहलू होते हैं। और देखिए, ध्यान रखना, एक बार सवाल इन्हीं पहलुओं से पूछ लिया गया था। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था का एक पहलू नहीं है, अर्थव्यवस्था का एक पिलर नहीं है, एक स्तंभ नहीं है। उत्पादन, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन, उपभोग यानी कंज्यूम करना, विनिमय यानी एक्सचेंज करना, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था के 5 पिलर हैं जिस पर अर्थव्यवस्था टिकती है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के जनक या पिता के रूप में वो एडम स्मिथ एक व्यक्ति हैं, आपको इनका नाम याद रखना है, एडम स्मिथ। इन्हें क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र के पिता बोलते हैं। और इनकी एक बुक है जिसका आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस जो क्या है, इनकी एक किताब का नाम है। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं, और इनकी किताब का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो अर्थव्यवस्था एक तरीके से हमें जो देखनी है वो भारतीय अर्थव्यवस्था देखनी है, उसी को देखेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें एक चीज़ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। आप मेरे साथ ये टेबल बनाएंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था चार्ट में ही पढ़ेंगे हम लोग। इसे हम 3 स्तर पे देखते हैं, इसके 3 स्तर पे हम लोग पार्ट कर पाएंगे। पहला स्तर क्या है, पहला स्तर होता है नियंत्रण के आधार पे, ठीक है, नियंत्रण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरी अर्थव्यवस्था क्या है कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का कितने हिस्से करे जाते हैं। और तीसरा होता है वैश्विक संबंधों के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। तो 3 तरीके से हम इसे कैटेगराइज करते हैं। पहला नियंत्रण के आधार पर, दूसरा यहाँ पे क्या है वो है विकास के आधार पर, और तीसरा क्या है वैश्विक संबंधों के आधार पर। क्वालिटी बेहतर रखिए, एक एक बात दिमाग में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। देखो, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था फिर 3 प्रकार की होती है। पहली अर्थव्यवस्था होती है एक तरीके से उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी, इसी को पूंजीवादी भी बोलते हैं, ठीक है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, पूंजीवादी, उदारवादी या पूंजीवादी। देखो, ये क्या होता है कि जहाँ पे सरकार का यानी गवर्नमेंट का नियंत्रण तो क्या हो, कम हो,
और जो निजी क्षेत्र है उसका यानी कि प्राइवेट या निजी क्षेत्र का नियंत्रण क्या हो, वो ज़्यादा हो। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखो ढंग से समझना, कोई डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी गड़बड़ ना कर बैठो, क्योंकि कई बार ये पेपर में पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है। तो एक तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना कि उदारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी कहते हैं। एक तरीके से आप कहिए कि गवर्नमेंट का नियंत्रण, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण के आधार पर, जहां सरकार का नियंत्रण यानी सरकारी तंत्र का नियंत्रण कम हो और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक, अगली बात यहाँ पे क्या है, एक होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था, एक इसी में अगर आप देखोगे तो जहाँ सामाजिक अर्थव्यवस्था उसे बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से जहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे समाजवादी बोल दो आप लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा और प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट या निजी क्षेत्र क्या हो जाएगा, जहाँ पर घट जाएगा, उसका नियंत्रण घट जाएगा, वो क्या कहलाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमें देखिए जो ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोग के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। तो ये ध्यान रखना भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो तीन तरीके की मिलती है आपको कहाँ, उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, तीन ही प्रकार की करती है, यानी विकास, एक विकसित या आप कह दीजिए कि अविकसित अर्थव्यवस्था, एक आप कहिए विकासशील अर्थव्यवस्था और एक आप कहिए विकसित अर्थव्यवस्था। ये भी तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था है, यानी कि अविकसित अनडेवलप्ड, विकासशील डेवलपिंग और विकसित डेवलप्ड, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था ये मिलती है। इसे जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि संसाधन क्या है। देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन एक तरीके से जो मैं कह सकता हूँ वो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है मानवीय संसाधन, एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक होता है भौतिक संसाधन, ठीक है। तीन तरीके का संसाधन होता है, मानवीय, प्राकृतिक, भौतिक। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसे देख सकते हैं। मैं बताऊं आप लोगों को, अविकसित क्या होगी, जहां पर क्या होंगे कि इन तीनों में से एक भी संसाधन क्या हो, नगण्य हो, जीरो हो जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि वहाँ या तो मानवीय संसाधन ना हो, या प्राकृतिक संसाधन ना हो, या भौतिक संसाधन ना हो, यानी कि कम से कम एक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या बहुत ही कम हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरा होता है विकासशील, यानी कि वहाँ पे तीनों संसाधन उपलब्ध तो हों लेकिन उनका मैक्सिमम यूज़ ना हो रहा हो, या मैं कह सकता हूँ कि इष्टतम दोहन नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, उनका क्या ना हो पा रहा हो, इष्टतम दोहन नहीं हो पा रहा हो, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। और विकसित के अंदर ये है कि जहाँ पर आपको तीनों संसाधन भी मिल जाएं और उनका एक ऑप्टिमम लेवल पर हम क्या कर रहे हो, मैक्सिमम लेवल पर हम उनका यूज़ भी कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था इसमें कहाँ है, हमारी अर्थव्यवस्था इसमें विकासशील स्थिति पे है, ठीक है। यहाँ अगर हमने देखा था तो भारत कहाँ पे है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर मैं विकास के आधार पर देखूँ तो अभी हम कहाँ पे हैं, विकासशील हैं, और ईश्वर ने चाहा बहुत जल्द हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, बस उनका अब हमें इष्टतम दोहन की तरफ कदम बढ़ाने हैं। तो ये हुआ तीसरा यहाँ पे जो कारण है, या तीसरा जो वैश्विक संबंधों के रिलेशनशिप फॉर ग्लोबलाइजेशन के संबंध में जो बात है यहाँ पर, ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था उसे बोलते हैं जिस देश का इंपोर्ट यानी कि आयात और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम है, ऐसे देश लगभग ना के बराबर हैं जो बंद अर्थव्यवस्था को देखते हैं। केवल बस एक नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया है, जो इस पद्धति पे चलता है, और उसी की हालत आप सभी जानते हैं। अगली व्यवस्था होती है खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि
ओपन इकोनॉमी वो हर देश की है जिसका सबके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारत इसमें किस कैटेगरी में है, वो खुली कैटेगरी में है ना, खुली अर्थव्यवस्था। तो तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो भारत को मैं कह सकता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और भारत की खुली अर्थव्यवस्था है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके अलावा अगर इसी में थोड़ा सा और देखूँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। आपने सुना होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यहाँ से बहुत सवाल देखने को मिलते हैं और लगभग हर पेपर में इकोनॉमी से एक सवाल यहाँ से बना ही लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं इसे, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बोल देते हैं। चलिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक बोलते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर की बात करूँ तो प्राइमरी सेक्टर एक तरीके से क्या है, ये आपका प्राकृतिक है। मैं एक तरीके से क्या कह सकता हूँ, ऐसी चीज़ें जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें, वो सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। जैसे इसका बड़ा एग्जाम्पल क्या है, कृषि। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि कृषि किसके अंदर आती है, पशुपालन। बहुत बार पेपर में आता है पशुपालन, कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्यन आता है, इसके अलावा खनन आता है, ठीक है, उत्खनन आता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, जिसमें कृषि और पशुपालन को ज़्यादा मद्देनजर आपको रखना है। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी सेकेंडरी सेक्शन। ये एक तरीके से इंडस्ट्री से संबंधित है। जितनी इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ आपकी होती हैं, सब कुछ कहाँ जाती हैं, वो सारी की सारी आपकी द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आती हैं। वो द्वितीयक क्षेत्र का पार्ट होता है, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, फैक्ट्रियाँ, ठीक है, वो सब यहाँ आ जाएंगी। तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, ये होता है आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि सेवा, सर्विसेज। सेवा यानी कि सर्विसेज। जैसे मैं सर्विसेज की बात करूँ तो परिवहन, परिवहन भी तो एक सेवा है। ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जैसे आप, ट्रांसपोर्ट एक सेवा है, परिवहन एक सेवा है। जैसे बैंकिंग, बैंकिंग एक सेवा है। इसके अलावा चिकित्सा, या जिसी को हम लोग सामुदायिक सेवाएं बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या जो शिक्षा है वो किस क्षेत्र में आएगी, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, द्वितीयक में आएगी या तृतीयक में आएगी, बताना मुझे। शिक्षा किस क्षेत्र में आएगी। और जैसे बीमा वगैरह भी देखने को मिलता है ना, वो भी क्या एक तरीके से सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास आपके लिए। आज की क्लास में इतनी बातें रखूँगा। इसके अलावा देखिए, मैं WTO का लिंक यहाँ पे भेज दूँगा, वो आप लिखना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इसके अलावा वीडियो अगर ठीक लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। आपके कमेंट ही क्या हैं, आपके लाइक ही क्या हैं, हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा देखिए, क्लास को मिस बिल्कुल मत करना। अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो देख जरूर लेना भाइयों, ठीक है। टारगेट है वीडियो फोटो दिखाना है। GS मुझे छोड़ दीजिए, हिंदी आदित्य सर शुरू कर रहे हैं, केवल वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे और उसमें मैं पूरा करा के देंगे हम लोग तक्षशिला। हिंदी हम पे छोड़िए, रीजनिंग हम पे छोड़िए। देखिए थोड़ा सा क्या है कि आप थोड़ा सा देख लीजिए चीज़ों को, बाकी एक साथ आप हमारे साथ काम कर लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, आप सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।